वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। आज हम पढ़ेंगे क्या? पॉलिटी किसका पढ़ेंगे? क्लास जो है कि 7 का पढ़ेंगे। और वो पॉलिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है? बाजार में एक कमीज। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी को बताता है। यह अध्याय जो है, चैप्टर जो है, एक कमीज की कहानी को बताता है। यह कहानी कमीज के उत्पादन से प्रारंभ होती है, यानी कि स्टार्ट होती है, और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। जब कमीज जो बिक जाता है, इस कहानी पर एंड हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है, यानी कि एक दूसरे में इंटरफ्रेंस कैसे करते हैं। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है, यानी कि खरीदते हैं और बेचते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होती है, यानी कि सभी को बराबर होता है, यानी कि कुछ को एक दूसरे से ज़्यादा लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे। इसका हम पता लगाएंगे क्या ये बात किसको कितना प्रॉफिट मिलता है, किसको कितना घाटा होता है। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल यानी कि आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कौन उगाती है? स्वप्ना। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं। कपास के पौधे पर जो डोडा आता है वो पक रहे हैं, और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, यानी कि सूख भी गए हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त हैं। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खोलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। उनको इकट्ठा करने के लिए कई दिन का जो है कि समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है, यानी कि जो पास में जो बाजार था वहाँ नहीं ले जाता है, लेकिन व्यापारी के पास वो लेकर जाती है। किसको? रुई को। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे, यानी कि इसको रुई को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए 2500 रुपये कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था, यानी कि एक जो है कि शर्त रख दिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगा, यानी कि जब वो 2500 रुपया कर्ज दिया तो उसने एक वादा भी करवा लिया कि सारी रुई जो है कि हम ही को बेचेगा। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है, यानी कि खर्चा करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इन फसलों की जो कि पूर्ति करने के लिए किसानों को उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई की बोरे तौल रहे थे। व्यापारी के परिसर में जो है कि 2 आदमी जो कि रुई तौल रहे थे। 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। 1500 रुपया उसका कुंटल रुई था, लेकिन जो रुई रकम तौली गई तो 6000 उसका हुआ। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3000 रुपये ही दिए। उसने जो है कि 2500 रुपया जो दिया था, 2500 रुपया
और उसका जो परसेंटेज था कर्ज का वो टोटल जो है कि 500 रुपया बढ़ा लिए, और वो जो है कि 3000 रुपया उसने काट लिया। किस में? 6000 में। 6000 में जो है कि 3000 रुपया उसने काट लिया यानी व्यापारी ने, तो उसको 3000 रुपया है कि स्वप्ना को दिया। स्वप्ना केवल 3000 रुपया। स्वप्ना ने कहा केवल 3000। व्यापारी बोलता है रुई बहुत सस्ती बिक रही है बाजार में बहुत रुई आ गई है। तो स्वप्ना कहती है इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। इस रुई को जो है कि फसल को उपजाने के लिए मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ़ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। इस बार जो था कि हमको अच्छा सा कीमत मिलने का उम्मीद था हमको। ये देखिए पहला जो कुरनूल की कमास मंडी में व्यापारी कमास बेचता है। कुरनूल में जो है कि कुरनूल की कमास मंडी में व्यापारी कमास बेचता है। दूसरा जो है कि जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है। जिनिंग मिल जो है कि जिसके पास मिल है वो कपास खरीद लेती है। जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। कपास के जो कि गट्ठर बनाते हैं। चौथा सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है। चौथा जो है कि सूत काटने की मिल जिससे सूत काटता है वो मिलें कपास के गट्ठर को खरीद लेता है। सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती है। वो जो मिल था वो कपास से वो धागा भी बना लेती है। सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है। वो जो मिल है वो व्यापारियों को अच्छा खासा में धागा बेच देती है। तो व्यापारी कहता है उसके बाद अम्मा, इस स्वप्ना को, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे, आपको मेरा विश्वास है ना? तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा। स्वप्ना नाराज ना हो। स्वप्ना ने कहा नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? मैंने तो केवल उम्मीद ही की थी ना कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति कुंटल में बिकेगी। यानी कि जो स्वप्ना है वो जानती थी कि कम से कम जो है कि 1800 रुपये में बिकेगी, लेकिन वो 1500 रुपये प्रति कुंटल में उस व्यापारी ने खरीदा। लेकिन वह आगे बहस नहीं करती, वो उसने बहस नहीं करना चाहा। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यापारी जो बहुत पावरफुल आदमी था और किसानों के कर्जे को जो कि उस पर निर्भर करता था। न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रह सकता है। सिर्फ कर्जा लेकर ही किसान लोग जीवित रह सकते हैं। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। वो जो खेती करती थी कपास का, वो उसकी जो दैनिक मजदूरी थी उससे कुछ ही ज़्यादा इनकम हुआ उस समय। तमिलनाडु में ये देखिए डरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में दो बार लगने वाला डरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। पूरा वर्ल्ड में जो है कि वो मार्केट बहुत बड़ा लगता है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों का कार्यालय है, यानी कि ऑफिस बगल में ही, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं।
बगल के व्यापारी भी यहाँ कपड़ा खरीदने आते हैं। बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को अनेक ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर देते हैं तो वो कपड़ा को उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। वो बुनकरों को जो है कि सलाह देते हैं कि ऐसा कपड़ा हमको चाहिए। निम्नलिखित उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। देखिए, डरोड में एक दुकान, ये कैसे कपड़ा तैयार किया जाता है, कैसे डिजाइनिंग की जाती है। पहला देखिए, बाजार में यह एक व्यापारी का दुकान है। एक व्यापारी का दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, यानी कि एक साल में कई सारे शॉपकीपर से जो कि संबंध बना लिए, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीदते हैं, ऑर्डर मिलते रहते हैं और सूत का कपड़ा, मतलब कि सूत जो है कि उनसे जो बनता है सूत, उसको भी खरीदते हैं। दूसरा, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर जो कि आसपास के गांवों में ही रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले लेते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। सूत को रखने के लिए जो कि घर के बगल में ही जो कि उन्हें व्यवस्था कर ली। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावरलूम, यानी कि बिजली चलित करघे को देख सकते हैं। पावरलूम को आप देख सकते हैं, बिजली चलित करघे को आप देख सकते हैं। ये देखिए, बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से 8 करघे तक होते हैं, मतलब कि 2 से 8 करघे होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरों इन करघों पर बनाई जाती है, यानी कि ये सारी चीज़ इन करघों पर ही बनाई जाती है। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के जाने जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापार यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े की भुगतान उन्हें कर देता है। बुने हुए कपड़े की वो जो है कि भुगतान कर देता है। ये देखिए, व्यापारी बैठता है, कपड़े गिना हुआ देता है। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना कौन सी व्यवस्था कहलाता है? दादन व्यवस्था। कपड़ा उपलब्ध करवाने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके घर पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। सूत लेते हैं और जो कपड़ा जो बना हुआ आता है उनको कपड़ा दे देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। बुनकरों को पहले ही पता चल जाता है कि हमें कितना कपड़ा बनना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं, मतलब कि बहुत कम मुनाफा देते हैं, मतलब कि प्राइस देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का
कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। बुनकरों को जो कोई पता नहीं है कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा, किस कीमत पर बेचा जाएगा, ये बुनकरों को कोई पता नहीं है। कपड़ा बाजार में व्यापारी या कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने व कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, यानी कि 20,000। एक करघे का मूल्य कितना है? 20,000। इसीलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है, यानी कि छोटे जो बुनकर हैं उनको भी निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। सिर्फ 3,500 ही वे कमा पाते हैं सिर्फ एक मंथ में। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था यानी कि प्रिंटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है। दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था जो है कि प्रचलित है। भारत के कई हिस्सों में ये व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? दादन व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं। बुनकर सहकारी संस्थाएं क्या है, चलिए देखते हैं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था का साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित का समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, मतलब कि एकजुट होकर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापार से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सूत व्यापार से जो कि सूत प्राप्त करते हैं और छोटे छोटे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का भी कार्य करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य जो है कि प्राप्त हो जाता है। बुनकरों को अच्छा दाम मिल जाता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उसकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार के लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। पावरलूम से जो कि कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। अपने अपने शहर में शायद ही ऐसी कोई दुकानें जो कि देखी होंगी। ये देखिए, एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टोंक रही है। बटन टोंकने में जो कि महिला मजदूर जो कि देखिए कितना मजदूर है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कपड़ा में जो कि बटन टोंक रही है, यानी कि बटन लगा रही है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, वस्त्र जो कि निर्यात यानी कि बेचने का कारखाना जो है। डरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है, यानी कि कारखाना में वो जो कि बनाया गया था वो भेजा गया। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसी व्यवसाय भी है जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, यानी कि जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं वहाँ इसकी श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी
केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर, माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। यानी कि जरा सा भी यदि सामान हम लेट से देते हैं तो वो कार्रवाई कर देता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करता है। यानी कि जो जो शर्त लगाए गए उनको पूरा करेगा। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का जो है कि प्रयत्न करते हैं। जो खर्चा हुआ उसमें कटौती किया जाता है। वे काम करने वालों की जगहों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम करवा लेते हैं। ज़्यादा काम करवाकर कम मजदूरी देते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों में वस्त्र दे देते हैं। बड़ा ही तेज है जी। इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री में कितने कामगार हैं? 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, वो कि ज़्यादातर महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है, यानी कि कभी भी हटा सकते हैं। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों की अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, सबसे ज़्यादा दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों की सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने का और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो सबसे कम मजदूरी दी जाती थी। देखिए मजदूरों का भुगतान कैसे किया जाता था। दर्जी को जो है 3000 रुपया प्रति महीना देता था। इस्त्री करना यानी कि कपड़ा का जो प्रेस करना वो 1.5 रुपया प्रति पीस, यानी कि एक कपड़ा यदि आयरन करता था तो उनको 1.5 रुपया मिलता था। जांच करना यानी कि 2000 रुपया महीने का, यानी कि जांच करना कि कपड़ा सही है गलत है। धागे काटना व बटन लगाना 1500 रुपया प्रति माह। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है, यानी कि लगाया गया। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी कि 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संयुक्त राज्य अमीरात में ये सभी, ये देखिए ये कमीजें 1800 रुपये की है, उनको जो अमेरिका में बेचा जाएगा। वाह। कमीजों के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें ये देखिए क्रय मूल्य 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने देखिए विक्रय मूल्य कहाँ है, विज्ञापन 400 रुपये संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए गए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज जो कि 200 स्टोर में रखने, दर्शन व अन्य में मदद खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 रुपये की लागत पड़ी, यानी लागत जो है 900 रुपये पड़ी, जबकि वह उसे 1800 रुपये में बेचता है। यानी कि एक कमीज पर उसे जो है कि एक कमीज पर 900 रुपये का मुनाफा हुआ। कितना हुआ? मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। यानी कि उसे टोटल कमीज खरीदा 900 रुपया में, लेकिन बेचा उसे 1800 में, तो उसे 900 रुपया का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ।
वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। वह कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये कमीज के हिसाब से पड़ा, यानी कि 100 रुपये कमीज के हिसाब से पड़ा कच्चा माल। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्चा 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र को निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? आप अपने नोट्स में लिखिए। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजार में कौन लाभ कमाते हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। सुपरमार्केट के जो है कि खरीदार उससे जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, यानी कि हर समय खरीदा और बेचा जाता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उनको समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रखी गई? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने के कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं जिसके पास कम खर्चा हुआ और कम प्रॉफिट हुआ और जिसके पास ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? उनको बताइए। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। विदेशी लोगों ने बहुत अधिक प्रॉफिट कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरे ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूर्ति लायक ही कमा सके। सिर्फ जितना से घर चल सके उतना ही वो कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्न। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वो अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे? यदि कि वो सफिशिएंट नहीं काम करेंगे तो एक दूसरे को कैसे जांचेंगे? क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास है? वो जो कमीज खरीदते हैं या पैंट खरीदते हैं उनके पीछे कई सारे आदमी का प्रयास है। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, वे अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। क्या होता है? शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन करें। कानून का जो है कि दृढ़ता से पालन करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल की रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों दिया? बताइए। नोट्स में लिखिए और कमेंट कीजिए।